हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज हम बात कर रहे हैं लाल किताब के अनुसार 35 साल चक्र कैसे काम करता है और सोए हुए भाव को कैसे जगाते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आयु के ऊपर ग्रहों का समय। जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो पहला 6 साल 1 से 6 साल के बीच में, यानी जब भी जन्म लिया वहाँ से लेकर 6 साल तक का जो समय होता है वो शनि का होता है। ये पहला चक्कर समाप्त हुआ। दूसरे चक्कर में 36 से 41 के बीच का समय शनि का होता है। तीसरा चक्र 71 से 76 साल तक का होता है। ये शनि का 3 चक्र समाप्त होता है। अब राहु 7 से 12 के बीच में राहु का पहला चक्कर है। दूसरे चक्कर में 42 से 47 के बीच का होता है। तीसरा चक्कर 77 से 82 के बीच का होता है। केतु 13 से लेकर 15 के बीच का पहला चक्कर है। 48 से 50 के बीच का दूसरा चक्कर है। 83 से 85 के बीच का तीसरा चक्कर है। केतु 3 चक्र में समाप्त हो जाता है। बृहस्पति 16 से 21 साल के बीच में जो भी समय होता है, यानी कि जब एज 16 साल का होता है 21 साल तक का बृहस्पति का समय होता है। ये पहला चक्कर है। दूसरा चक्कर 51 से लेकर 56 के बीच का होता है। तीसरा चक्कर 86 से लेकर 91 का बीच का होता है। सूर्य 22 से 23 के बीच का होता है, 2 साल का। 57 से लेकर 58 ये दूसरा चक्कर है। 22 से 23 के बीच का पहला चक्कर है। दूसरा चक्कर 57 से लेकर 58 के बीच का है। 92 से 93 के बीच का तीसरा चक्कर है। चंद्रमा 1 साल का दशा रहता है। ये 24वें साल में पहला चक्कर है। 59 साल में दूसरा चक्कर। 94 साल में तीसरा चक्कर है। शुक्र 25 से लेकर 27 के बीच का ये पहला चक्र है। 60 से 62 साल के बीच का दूसरा चक्कर है। 95 से 97 के बीच का तीसरा चक्कर है। अब मंगल का दशा आता है, जिसमें 28 से लेकर 33 के बीच का ये पहला चक्र है, 6 साल का। 63 से लेकर 68 साल के बीच का ये दूसरा चक्कर है। 98 से 103 साल तक का तीसरा चक्कर है। बुध 34 से 35 साल के बीच का ये 2 साल का ये पहला चक्कर है। 59 से लेकर 70 साल के बीच का दूसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर 104 से लेकर 105 जब एज होता है उस समय का ये बुध का तीसरा चक्कर है। सीक्वेंस शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य, उसके बाद चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध। जिनका भी रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक का जन्म है, उनके लिए यही चक्र काम करेगा। जो सीक्वेंस मैंने बताया, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, यही सीक्वेंस काम करेगा। अब हम जानेंगे जन्म समय का ग्रह कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर ग्रह का समय होता है। कोई भी इंसान सुबह 6 बजे से 7:59 पे जन्म लिया है तो लाल किताब के अनुसार वह बृहस्पति की दशा में जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी दिन हो। उसी तरह सूर्य का समय सुबह 8 बजे से लेकर 9:59 सुबह तक का है। इसी तरह चंद्रमा का समय 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का है। उसके बाद मंगल 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का है। शुक्र 1 बजे से 4 बजे तक का समय है। बुध 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है। उसके बाद राहु सूर्यास्त से लेकर 8 बजे रात्रि तक का है समय। उसके बाद शनि का समय 8 बजे से लेकर सुबह 3:30 3:30 बजे सुबह तक का समय है। केतु 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय है। यह ग्रहों का समय है। इससे पता चलता है एक इंसान कौन से दशा में, लाल किताब के अनुसार
कौन सी दशा में जन्म लिया है। किसी भी इंसान का जन्म अगर सुबह 6 बजे से 7:59 पर हुआ है तो वो बृहस्पति के दशा में जन्म लिया है। अब पहले 6 साल बृहस्पति देव रहेंगे, 7वां 8वां साल सूर्य की दशा में, 9वां साल चंद्र की दशा रहेगी, 10वां 11वां 12वां साल शुक्र का समय रहेगा, 13 14 15 16 17 18 6 साल मंगल का समय होगा, 19 और 20 बुध की दशा होगी, 21 22 23 24 25 26 शनि का समय होगा। जिस लाल किताब दशा के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है वो ग्रह होल लाइफ सुपर वर्किंग रहता है और उससे संबंधित किसी भी ग्रह से चोट नहीं पड़ रही है। प्लेसमेंट ग्रह की अच्छी है तो हमें किस्मत का साथ हमेशा मिलता है। अगर ग्रह खराब है, कहीं से चोट पड़ रही हो, जिस ग्रह में वो पैदा हुआ है, ऐसे में लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं, यानी हर तरफ से किस्मत खराब होती है। इस तरह लाल किताब की दशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुभ होना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान के लिए जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी इंसान का जन्म बुधवार के दिन हुआ है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जो कि सूर्य की दशा में जन्म लिया। अगर जातक की कुंडली में सूर्य बुध दोनों की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो ये दोनों ग्रह औसम फल देंगे। ये मेरी कुंडली में है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब हम जानेंगे सोए हुए ग्रह और सोए हुए भाव के बारे में। सोए हुए ग्रहों या घर से मतलब है कि कोई भी ग्रह या घर सब कुछ होते हुए भी अपना नेक असर नहीं देगा। सोया घर, जिस घर में कोई भी ग्रह ना हो और ना ही उस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उस घर को सोया हुआ माना जाएगा। सोया ग्रह, जिस ग्रह की दृष्टि पर कोई ग्रह ना हो और खुद ही जो पहले घरों का हो, सोया हुआ ग्रह होगा, यानी काल सर्प दोष इसी को बोलते हैं। यानी सारे ग्रह एक साइड में ही हो, पहले के घरों में हो या बाद के घरों में हो, यानी उससे पहले के घर या बाद के घर में कोई ग्रह ना हो, एक साइड में ही सारे ग्रह हो, तो ऐसे में दूसरे साइड के ग्रह यानी भाव सोए हुए कहलाते हैं। अगर कोई इंसान काम पे नहीं टिक पाता या उसके काम बार बार ख़राब होते हैं या बार बार कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है वर्क प्लेस पे, ऐसे में उसका 10वां घर सोया हुआ होता है, यानी 10वां घर खाली होता है या कोई भी ग्रह उसको नहीं देख रहा होता है उस भाव को। इस तरह 10वां घर अगर सोया हुआ है तो उसको बार बार प्रॉब्लम होता है काम के मामले में, क्योंकि 10वां घर वर्किंग है, वर्किंग से रिलेटेड है। अब हम जानेंगे सोया हुआ घर किस ग्रह से जागेगा। जो ग्रह उच्च का होता है वही ग्रह उस भाव को जगा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति को लिक्विड मनी जमा नहीं हो रहा है, परिवार से किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो वो मंदिर में दूध बताशे को चढ़ाए और उसे बांटे या खीर भगवान को भोग लगाकर और प्रसाद के रूप में खुद भी खाए और बांटे। इस तरह से रेगुलर करता है तो उसका दूसरा घर जाग जाता है। अगर भाई बहन का सुख नहीं है, भाई बहन में मन मुटाव होता है, ऐसे में तीसरे घर को जगाने के लिए गोमेद पहनिए। अगर गोमेद सूट नहीं करता है तो मीठा खिलाइए भाई बहन को, इससे भी तीसरा घर जाग जाएगा। उसी तरह से चौथे घर को जगाने के लिए चने की दाल जल प्रवाह कीजिए, साफ चलते पानी में जल प्रवाह करिए। 5वें घर में कोई भी ऊंच नीच नहीं होता। 5वां घर हमेशा एक्टिव रहता है क्योंकि ये हमारा शरीर है। 6ठा घर, जिसको भी ननिहाल का सुख नहीं मिलता, मामा का सुख नहीं मिलता, उसको कुआं पूजन करना चाहिए। पहले के ज़माने में या आज भी गांव घर में कुआं पूजन की विधि है। स्त्रियां आज भी 1 लोटा जल में थोड़ा सा फूल
थोड़ा सा दूध डालकर कुआं पूजन करती हैं। फूल यानी कि बुध, जो कि छठा घर बुध का है, और कुआं यानी छठा घर, जिसको कुआं या तालाब भी बोलते हैं। अगर हम 1 लोटा जल में फूल डालकर कुआं पूजन करते हैं तो इससे छठा घर हमारा जाग जाता है। 7वें घर को जगाने के लिए शुक्र का उपाय करते हैं। 8वां घर यानी मौत का घर, यहाँ सोच समझ के जगाना चाहिए 8वां घर को। 8वें घर को सूर्य, चंद्र और गुरु के द्वारा जगाया जा सकता है, लेकिन प्राणायाम करिए, योग करिए। 9वें घर को जगाने के लिए सोना इकट्ठा करिए, थोड़ा थोड़ा करके सोना खरीदिए। अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक लगाइए, इससे 9वां घर जाग जाएगा। और कान में सोना पहन के रखिए। 10वें घर को मंगल के द्वारा जगाया जा सकता है, यानी 2 मुट्ठी सौंफ सरकारी स्कूल या सरकारी कार्यालय के घास वाली ज़मीन में दबा दें। 11वें घर को योग के अनुसार जगाते हैं। एग्जाम्पल, अगर लग्न में शनि है, 8वें में शुक्र है, 11वां घर खाली है, ऐसे में हम नंगे पांव पहाड़ों वाली जगदम्बा माँ के दर्शन हर साल करेंगे तो 11वां घर जाग जाएगा और हमें लग्न 8वें का और 11वें का अच्छा फल मिलेगा। 12वें घर, जहाँ शुक्र उच्च का होता है लेकिन केतु से जगाया जाएगा। छत पर ध्वजा लगाइए। वैसे भी रामनवमी के दिन हर साल घर घर ध्वजा पूजन होता है, वो भी करिएगा तो 12वां घर जाग जाएगा। अब जानेंगे कुंडली के ग्रहों के पक्के घर, यानी जो ग्रह जो पक्के घर में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर वो उसी घर में बैठे हुए हैं तो उनको फल देना ही देना है। यानी वो अच्छे हुए तो अच्छा फल देंगे, खराब हुए तो खराब फल देंगे, लेकिन वो फल देंगे। जैसे अगर सूर्य लग्न में है तो इंसान में कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा, अगर अच्छा हुआ तो। अगर खराब हुआ तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। लीड करने की क्षमता सूर्य लग्न वाले को रहती है। मंगल, तीसरे घर का फल मिलना ही मिलना है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब होगा तो खराब फल मिलेगा। चंद्रमा, चौथे घर में अच्छा रहेगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब रहेगा तो खराब फल मिलेगा। छठे घर में केतु, इसका भी पक्का फल है, मिलना ही मिलना है। अच्छा होगा तो अच्छा, खराब होगा तो खराब। शुक्र, बुध 7वें घर में, मंगल 8वें घर में। मंगल 8वें घर को हिला नहीं सकते हैं, इसको अपना फल देना ही देना है। अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा देगा, खराब रहेगा तो खराब फल देगा, इसका उपाय नहीं किया जा सकता। 9वें घर में बृहस्पति का फल भी पक्का होता है, शुभ हुआ तो शुभ, अशुभ हुआ तो अशुभ फल। शनि 10वें घर का पक्का फल होता है। 12वें घर में राहु पक्का फल देता है, शुभ हुआ तो शुभ, अशुभ हुआ तो अशुभ फल मिलता है। ये लाल किताब के बारे में बेसिक जानकारी थी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।